हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये है अनरिक्वेटेड लव का 8th एपिसोड और अगर अब तक आपने इसके प्रीवियस एपिसोड नहीं देखे सो व्हाट यू गाइस आर वेटिंग फॉर, जल्दी से जाइए और पहले इस ड्रामे की प्रीवियस एपिसोड देख लीजिए। तो आप सभी को ये ड्रामा देखने में और भी ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा। और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो प्लीज़ फ्रेंड्स प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना भी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो ड्रामे के स्टार्टिंग में हुआन काफी उदास होकर बैठा होता है। तभी लाओशी उसके सामने आती है और उससे उसकी उदासी का कारण पूछती है। एक्चुअली में हुआन इतना ज्यादा उदास इसलिए होता रहता है क्योंकि उसे बार बार अपने पापा की याद आती रहती है। और उसके बाद वो लाओशी से बोलता है कि मेरे डैड ने कभी मुझे समझने की कोशिश ही नहीं की। जब भी मैं उन्हें अपने ड्रीम के बारे में बताना चाहता था ना, तो वो मुझे हमेशा दो ऑप्शन देते थे, या फिर मैं उनकी कंपनी ज्वाइन कर लूँ और हमेशा जिंदगी भर बस उनकी ही कंपनी के लिए काम करूँ, और अगर मुझसे ये भी ना हो पाया तो मैं फॉरेन पढ़ने के लिए चला जाऊँ। लेकिन दोनों में से मुझे कुछ भी मंजूर नहीं था। मैं अपनी कंपनी खोलना चाहता था जिसमें मेरे डैड ने मुझे कभी सपोर्ट नहीं किया। मैं मानता हूँ कि पूरी दुनिया के लिए मैं एक बहुत ही इंटेलिजेंट हैंडसम लड़का हूँ, लेकिन मेरे डैड के लिए मैं कुछ भी नहीं हूँ। हुआन की बातें सुनने के बाद लाओशी उससे बोलती है कि मुझे अब समझ में आया, तुमने इस कंपटीशन में अपने डैड की वजह से पार्टिसिपेट किया ना, ताकि तुम अपने आप को प्रूव कर सको। तो हुआन उससे बोलता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, मैंने इस कंपटीशन में इसलिए पार्टिसिपेट किया है ताकि मैं अपने डैड को बता सकूं कि मैं कितना ज्यादा काबिल हूँ। इतने में ही हुआन की मॉम हुआन को मैसेज करती है और दोबारा से उन्हें यही ऑप्शन देती है और उससे बोलने लग जाती है कि आज तक तुमने कभी भी अपने डैड की बात नहीं मानी है। उन्होंने तुम्हें इतना पाल पोस कर बड़ा किया है, कम से कम एक बार तो तुम उनकी बात मान लो। हमें पता है कि तुमने कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया, जल्दी से इस कॉम्पिटिशन से अपना नाम हटवा दो। अपनी मॉम की बातें सुनकर हुआन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और उसके बाद वो लाओशी से बोलता है कि हमें दोबारा से अपने प्रोजेक्ट पे बिना टाइम वेस्ट किए काम करना शुरू कर देना चाहिए। एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट दे डू। वो दोबारा से अपने काम को डिटरमाइंड तरीके से करने लग जाते हैं और उसके बाद हुआन लाओशी से बोलता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, इस बार तो मैं अपने आप को प्रूफ कर कर ही दिखाऊंगा। और क्या हो गया अगर मुझे मेरी फैमिली चूज करने का मुझे ऑप्शन नहीं मिला, लेकिन मैं अपने करियर को अपनी मर्जी से चूज करूंगा। तो लाओशी वहां से बोलती है कि मुझे तुम पर पूरा विश्वास है, तुम अपने मॉम डैड को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को ही प्रूव करोगे कि तुम कितने काबिल इंसान हो। थोड़ी देर बाद हुआन अपने रूममेट्स को मैसेज करता है कि वो इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट तो कर रहे हैं, लेकिन वो अगर इस कंपटीशन को जीतेंगे तो वो सारे पैसे चैरिटी में दे देंगे। उधर ही हुआन के दोनों दोस्त अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ बातें कर रहे होते हैं बिलियनर बनने की और जल्द से जल्द शादी होकर सेटल होने की। तभी हुआन का मैसेज जान के पास आता है और उन दोनों के इतने बड़े सपने देखकर जान तो एक बार कंफ्यूज हो जाता है कि वो उनको ये सारी बातें बताए या फिर नहीं बताए, लेकिन उसके बाद वो उन्हें ये बातें बताने के लिए चाह ही रहा होता है। तभी वो दोनों ही जान को गुस्सा कर वहाँ पर से भगा देते हैं। दोनों में से कोई भी जान की बात को सुनता भी नहीं है और उन्हें ऐसा लगता है कि जान उन्हें इसलिए डिस्टर्ब कर रहा है ताकि वो अपनी गर्लफ्रेंड से बात न कर पाए। दूसरी तरफ हुआन और लाओशी सब कुछ छोड़ छाड़ कर बस अपने प्रोजेक्ट पे ही ठीक तरीके से काम कर रहे होते हैं। नाउ फ्रेंड्स, अब बारी आती है कंपटीशन की। हुआन और लाओशी इस कंपटीशन के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। जितना ज्यादा वो एक्साइटेड होते हैं उतनी ही उनकी किस्मत भी खराब होती है। पहले ही उन्हें कंपटीशन में जाने के लिए काफी देर हो जाती है। दूसरी तरफ ट्रैफिक जाम में वो बहुत ही बुरी तरीके से फंस भी जाते हैं। उधर ही हुआन के टीम मेंबर्स बस यही सोच रहे होते हैं कि हुआन कहाँ पर रुका, इसलिए वो उसे कॉल करते हैं। तभी हुआन उसे बताता है कि वो और लाओशी पूरी तरीके से ट्रैफिक में फंस गए। जैसे ही उन्हें ये सब पता चलता है तो उन सभी को बहुत ही ज्यादा टेंशन होने लग जाती है क्योंकि कंपटीशन बहुत ही जल्द स्टार्ट होने वाला था। उधर ही उनकी अपोनेंट टीम उनके सामने आ जाती है। दूसरी तरफ लाओशी को ऐसा लगता है कि इस तरीके से अगर वो टैक्सी के भरोसे बैठे रहेंगे तो कभी भी कंपटीशन में नहीं पहुंच पाएंगे, इसलिए उन दोनों को भागकर ही वहां पर जाना पड़ेगा। लाओशी का प्लान हुआन को अच्छा लगता है और इसीलिए जब वो भागकर जा रहे होते हैं तभी लाओशी गिर जाती है और उसके पैर से खून आने लग जाता है। ये सब देखकर हुआन उसे बोलता है कि मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जाता हूँ, बट लाओशी उसे कंपटीशन में जाने के लिए बोलती है। हुआन उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे हॉस्पिटल में लेकर जाएगा, लेकिन लाओशी उसकी एक बात पे नहीं मानती है और उसे बोलती है कि इसमें सिर्फ हम दोनों की नहीं बल्कि हमारी पूरी टीम की मेहनत है और पूरे टीम के ग्रुप लीडर तुम ही तो हो। अगर तुम वहाँ पर नहीं होगी तो हमारी टीम का क्या होगा, इसीलिए तुम फटाफट से अकेले ही वहाँ पर चले जाओ। लेकिन हुआन उसकी बात नहीं मानता और उसके बाद उसे अपने कंधे में बैठाकर फटाफट से बिना कुछ सोचे समझे अपने कंपटीशन की डेस्टिनेशन पे जाने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ जैसे ही उनके अपोनेंट टीम देखती है कि हुआन के सारे ग्रुप मेंबर्स तो वहाँ पर हाजिर है लेकिन हुआन ही वहाँ पर नहीं है, अब यही सारी चीजें देखकर उनको तो मौका मिल जाता है उनके ग्रुप का मजाक उड़ाने का और इसीलिए वो उन्हें चिढ़ाने लग जाते हैं। यही सब बोल कर कि उन्हें ऐसा लगता है कि हुआन तो आज यहाँ पर आएगा ही नहीं क्योंकि वो अपने अपोनेंट टीम से डर चुक गया है। उनकी बातें सुनने के बाद ये इनको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उनसे झगड़ने लग जाती है। दूसरी तरफ हुआन की
लाओशी को कैरी कर कर भागना काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए लाओशी उसे रुकने के लिए कहती है और उसे बोलती है कि वो अकेले ही वहाँ पर जाए, अगर वो मेरे भरोसे बैठा रहेगा तो उसे और भी ज्यादा देर हो जाएगी। लाओशी के काफी समझाने पर हुआन फाइनली वहाँ पर से चला जाता है। जैसे ही हुआन वहाँ पर से चला जाता है तो लाओशी पूरे ग्रुप मेंबर्स को एक मैसेज लिखकर भेजती है, जिसमें कि वो बताती है कि हुआन आखिरकार क्यों चैरिटी प्रोग्राम करना चाहता है। दोस्तों, अब तक हुआन की टीम मेंबर्स हार मान चुके होते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि हुआन वहाँ पर नहीं आने वाला है। थोड़ी देर में हुआन वहाँ पर पहुँच जाता है। सभी हुआन को देखकर काफी ज्यादा खुश होते हैं और इस तरीके से हुआन की और हुआन की टीम की बहुत ही शानदार तरीके से एंट्री होती है। थोड़ी ही देर पे लाओशी जैसे ही अपना फोन खोलती है तो उसे पता चलता है कि हुआन और कंपटीशन हार चुके हैं, क्योंकि उन पर ये एलिगेशन लगाया गया है कि उन्होंने अपनी अपोनेंट टीम का आइडिया चुराया है। मतलब कि जिस चीज के लिए हुआन की टीम ने अपने अपोनेंट टीम को डराया था, उन्होंने उन्हीं का हथकंडा उन्हीं पर ही अपना लिया था। हुआन की और उसकी टीम की पूरी मेहनत मिट्टी में मिल जाती है। बट जैसे ही वो वहाँ पर से बाहर आते हैं तो हाथ में ट्रॉफी पकड़े अपोनेंट टीम उनको चिढ़ाने लग जाती है, ये बोलते हुए कि उनकी बस की कुछ भी नहीं और उन्होंने उनसे आइडिया चुराया था, इसीलिए उनके साथ ये सब हुआ। जबकि असलियत वो भी जानते थे कि आखिरकार सच में किसने किसका आइडिया चुराया है। और उसके बाद वो हुआन से बोलने लग जाता है कि पूरे कॉलेज को तुमसे बहुत सारी उम्मीदें थी, लेकिन तुमने सबकी उम्मीदें तोड़ चुकी है। हुआन काफी देर तक चुप था, इसलिए उनकी हिम्मत और भी ज्यादा बढ़ रही थी। लेकिन अब की बार हुआन चुप नहीं रहता और उनसे बोलता है कि तुमने हमारा आइडिया ही तो चुराया है। देखो, बनी बुनी चीज मिलना और चीज को बनाकर उसका यूज करना दोनों ही बहुत ही डिफरेंट चीजें हैं। तुमने हमारा आइडिया तो चुरा लिया है, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन हमने उसके लिए कलेक्ट की थी, तुम वो इन्फॉर्मेशन कहाँ से लेकर आ पाओगे? एंड बाय द वे, कब तक तुम इस तरीके से हमारा आइडिया ही चुराते रहोगे? कभी तो अपने दिमाग का भी यूज कर लिया करो। इस बार तो तुम्हारी जीत हुई, लेकिन आई एम डैम श्योर कि अगली बार इस कंपटीशन को मैं ही जीतूंगा। इस तरीके से हुआन का एक मेंबर उनकी अपोनेंट टीम से भिड़ने लग जाता है और लास्ट में ये भी उनकी काफी बेइज्जती कर कर वहाँ पर से चली जाती है। भले ही हुआन उनके सामने ऐसा प्रिटेंड कर रहा था कि उसे बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा था, लेकिन उसे सच में इस बात से बहुत ही ज्यादा दुख हुआ था, क्योंकि सबसे ज्यादा मेहनत उसने तो की थी इस प्रोजेक्ट में। तभी जीवी उसे बोलता है कि तुम्हें दुखी होने की कोई भी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट टाइम जब तुम कंपटीशन में पार्टिसिपेट करोगी ना, तो मैं तुम्हारी उस टाइम भी हेल्प करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि तुम ये सारी चीजें जो कर रहे थे वो पैसों के लिए नहीं कर रहे थे, बल्कि लोगों की भलाई के लिए कर रहे थे। इसलिए तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम सब तुम्हारे साथ हैं। और इस तरीके से वो सब हुआन को थैंक यू बोलने लग जाते हैं और उसके बाद उसे बोलते हैं कि तुम्हें असली थैंक यू तो लाओशी को भी बोलना चाहिए, क्योंकि उसने हमें तुम्हारे नेक इंटेंशन के बारे में बताया था। फिलहाल के लिए तो तुम ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए लाओशी को ढूंढो, क्योंकि उस पर चोट लग गई है ना। तो फिर हुआन उनसे पूछने लग जाता है कि उन्होंने तुम्हें क्या मैसेज भेजा था। तो फिर जान उनसे बोलता है कि तुम उसे ढूंढने के जाओ, मैसेज मैं तुम्हें रास्ते में सेंड कर दूंगा। जैसे ही वो हुआन को वो मैसेज सेंड करते हैं, उसे पढ़ने के बाद उसकी आंखों से आंसू आने लग जाते हैं, क्योंकि जो बातें वो उन सभी को समझाना चाहता था, लाओशी ने बड़े ही इजी तरीके से उन्हें वो बातें समझा दी थी। ये कह करके लाइफ में तो वो बहुत पैसा कमाएंगे, लेकिन इज्जत बहुत ही कम लोग कमा पाते हैं। और इस टाइम पर जिस एज में वो है, भले ही ये एज चली जाएगी, लेकिन जो काम वो करना चाहते हैं, अगर वो काम सक्सेसफुल हो गया तो वो हमेशा अपने इस काम को याद रखेंगे। थोड़ी देर में हुआन को लाओशी भी मिल जाती है और उसे देखने के बाद हुआन उससे बोलने लग जाता है कि तुम्हारे पैर पर चोट लगी है, तुम इस तरीके से अकेले कहाँ जा रही हो? तुमने तो कहा था कि तुम बेली को बुलाओगी। तो लाओशी उससे बोलती है कि बेली बिजी होगी, इसलिए मैंने उसे नहीं बुलाया। बाय द वे, तुम तो ठीक हो ना? कोई बात नहीं, एक चांस चला गया तो क्या हो गया, अभी तुम्हारे पास और भी चांसेस है। ये सारी बातें सुनने के बाद हुआन उससे बोलता है कि तुम्हारे पैर पर चोट लगी है, लेकिन अभी भी तुम मेरी ही बारे में सोच रही हो। बाय द वे, मैं बहुत ही ज्यादा लकी हूँ जो मुझे इतने अच्छे टीम मेंबर्स मिले। अगर मेरी जगह कोई और होता तो उनके टीम मेंबर्स एक दूसरे के साथ झगड़ने लग जाते, लेकिन मेरे टीम मेंबर्स एक दूसरे का उल्टा हौसला बढ़ा रहे हैं। ये सब देखकर मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी मिलती है। ऐसा ही कहने के बाद वो अपने रूममेट्स का मूड ठीक करने के लिए उनके लिए बहुत सारे टेस्टी डिशेस लेकर जाता है और देखते ही देखते वो सभी खुश भी हो जाते हैं। लेकिन हुआन को उनसे प्रॉमिस करने के लिए बोलते हैं कि नेक्स्ट टाइम जब वो कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेगा तो तभी भी वो उन्हें को अपनी टीम में चुनेगा। तो फिर हुआन उनसे बोलता है कि हाँ क्यों नहीं, श्योर, मैं तुम्हारी टीम को चुनूंगा। इतने में ही जान उसके पास 2 टूटे हुए फोन लेकर आता है और उसे बोलता है कि इन फोन को भी तुम ठीक कर दो। तो फिर हुआन उससे बोलता है कि हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल। तभी जांग उससे बोलता है एक काम करो कि तुम इस फोन को ही ठीक करने का बिजनेस खोल दो। तो फिर हुआन उनसे बोलता है कि वैसे तुम्हारा आइडिया बुरा नहीं है, और ऐसे कहकर वो फोन ठीक करने लग जाता है। तभी जांग पूरे हॉस्टल में जाकर ही चिल्लाने लग जाता है कि किसी का भी फोन टूटा होगा तो वो हुआन से अपना फोन रिपेयर करवा सकता है। देखते ही देखते बहुत सारी भीड़ वहाँ पर इकट्ठा हो जाती है। भले ही उस दिन लाओशी की और हुआन की डेट अधूरी रह गई थी, लेकिन वो दोबारा से डिसाइड करते हैं कि वो घूमने के लिए जाएंगे। तो जैसे ही वो दोनों घूमने के लिए जा ही रहे होते हैं, तभी वहाँ पर एक ओल्ड मैन आते हैं और उन्हें बोलते हैं कि यहाँ पर से जहाँ पर तुम्हें जाना है वो काफी दूर है जगह है, इसलिए अगर तुम चाहो तो तुम मेरे ऑटो में बैठ सकते हो। तो वो दोनों जैसे ही उनकी शक्ल देखते हैं तो वो कोई और नहीं होते बल्कि उनके प्रोफेसर होते हैं। प्रोफेसर को इस तरीके से ऑटो रिक्शा चलाते हुए देखकर वो दोनों ही बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं और उसके बाद उनसे ज्यादा बातें ना करते हुए वहाँ पर से चले जाते हैं।
हैं। थोड़ी ही देर में उनके प्रोफेसर उनके सामने आते हैं और उनसे बोलते हैं कि मैं तुम्हारा प्रोफेसर नहीं हूँ बल्कि उनका भाई हूँ, हम दोनों ही एक जैसे दिखते हैं और तुम ज्यादा टेंशन मत लो, मैं तुमसे किराया बहुत ही कम लूंगा, इसलिए तुम जल्दी से आकर मेरे ऑटो पर बैठ जाओ। और ऐसे कहकर वो उनके ऑटो में आ जाकर बैठ जाते हैं। दूसरी तरफ जैंगरी गुस्से में अपने रूम की तरफ आती है, तभी उसके दोस्त के सामने आकर उससे शिकायतें करने लग जाती है। ये सब सुनकर जैंगरी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और उसके बाद वो अपने हाथों में पकड़े हुए बॉम्ब से उस लड़की को डराने लग जाती है और उससे दूर रहने के लिए बोलती है। दूसरी तरफ जैंगरी जब गुस्से में अपनी मॉम से बात करते हुए बाहर पर आ रही होती है, तभी उसकी बातें जांग सुन लेता है। जैंगरी अपनी मॉम से बोल रही होती है कि उसे अब और ब्लाइंड डेट्स पर नहीं जाना है, बट उसकी मॉम उसे फोर्स कर रही होती है कि उसे ब्लाइंड डेट पर जाना पड़ेगा ताकि उसकी जल्दी से शादी हो सके। जैंग उसकी बातों को गौर से सुन रहा होता है और उसकी तरफ देख रहा होता है, तो वो उससे बोलती है कि तुम मुझे इस तरीके से क्या देख रहे हो? मैं हमेशा से अपनी मॉम को ये समझाते समझाते परेशान हो गई कि मुझे ब्लाइंड डेट्स पर नहीं जाना है। मैं जिस लड़के को पसंद करती हूँ वो लड़का मुझे पसंद ही नहीं करता है। मेरी मॉम यहाँ मुझे उन लड़कों के साथ ब्लाइंड डेट पर भेजती है जिन्हें मैं पसंद भी नहीं करती हूँ। ऐसे इंसान के साथ मैं कैसे रह सकती हूँ? हमेशा से मैं पढ़ने में बहुत ज्यादा एफर्ट करती हूँ ताकि मैं सेल्फ डिपेंड हो सकूँ, लेकिन मेरी मॉम को ऐसा लगता है कि मैं एकदम यूजलेस हूँ। सच में आज मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत ही ज्यादा यूजलेस हूँ। तो फिर जैंग उससे बोलता है कि तुम बुरा मत मानना, लेकिन मैं तुम्हें हमेशा से बुरा कहता था, लेकिन मैं तुम्हारी कभी भी कंडीशन नहीं समझ पाया। तो वो उससे बोलती है कि तुम मेरे बारे में क्या बुरा बोलते थे? तो जैंग उससे बोलता था मैं तुम्हें नेगेटिव एनर्जी बोलता था। तो वो उससे बोलती है कि तुम्हें भी ऐसा लगता है कि मैं ऐसी हूँ। तभी वहाँ पर रीलिंग आ जाती है और वो उससे बोलती है कि हाँ मुझे तो ऐसे ही लगता है। ये बातें सुनने के बाद जैंगरी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो वहाँ पर चली जाती है। तभी जैंग रीलिंग से कहने लग जाता है कि तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, वो पहले से ही बहुत ज्यादा डिप्रेस है। तो रीलिंग उससे बोलने लग जाती है कि अगर मैं ऐसा नहीं बोलती ना तो वो तुम्हारा दिमाग खा रही थी, बाय द वे मैंने ये सब तुम्हारी भले के लिए बोला था। और ऐसे कहकर वो वहाँ पर से चली जाती है। दूसरी तरफ लाओशी और हुआन साथ में बहुत सारा टाइम स्पेंड करते हैं। लाओशी को हुआन के साथ बहुत ही सेफ और अच्छा फील होता है, इसलिए जब भी वो हुआन को अकेला देखती है तो वो पीछे से उसकी फोटो खींच लेती है। थोड़ी देर बाद हुआन उससे पूछता है कि तुम्हारा फेवरेट क्या है, तो फिर लाओशी उसे बताती है कि उसे ऐसे लिखना बहुत ज्यादा पसंद है। तो हुआन उसे बोलता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, जब हम हाई स्कूल में थे तो तुम काफी ज्यादा ऐसे लिखा करती थी और कंपटीशन को जीता भी करती थी, बट प्लीज तुम मुझे माफ कर दो, मैंने कभी भी तुम्हारे ऐसे ठीक से नहीं सुने थे। जब भी तुम अपने ऐसे पढ़ती थी ना तो मैं तुम्हारे ऐसे को इग्नोर मार देता था। आई विश कि मैंने ऐसा नहीं किया होता, तो आज मैं तुम्हें और भी अच्छे तरीके से जान पाता। तो इसी तरीके से जब वो दोनों साथ में बात कर रहे होते हैं तभी उनके प्रोफेसर जैसे दिखने वाले अंकल उनसे बोलते हैं कि तुम दोनों का नाम क्या है। तो फिर उसके बाद वो दोनों ने अपना नाम बताते हैं। तभी वो उनसे बोलते हैं कि तुम दोनों के नाम तो काफी ज्यादा सिमिलर हैं। वैसे एक बात बताऊं तुम्हें, तुम दोनों साथ में बहुत ही अच्छे लगते हो। ये सारी बातें सुनने के बाद वो दोनों ब्लश करने लग जाते हैं। दूसरी तरफ रीलिंग की बातें सुनने के बाद जैंगरी और भी ज्यादा उदास हो जाती है और जैंग को उसे उदास देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, इसलिए उसके पास जाता है और उससे माफी मांगता है और उससे बोलता है कि उसका ऐसा कोई भी इंटेंशन नहीं था। तो जैंगरी उससे बोलती है कि अच्छा अगर तुम्हारा ऐसा इंटेंशन नहीं था तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने मुझसे ये सब क्यों कहा? सच बताऊं तो मुझसे कोई प्यार करता ही नहीं है और ना ही मुझसे कभी कोई प्यार करेगा, सबके सब मुझसे नफरत करते हैं। तो जैंग उससे बोलता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, बस लोग तुम्हें अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं, बस यही रीजन है। और इस तरीके से बातों ही बातों में जैंग उससे बोल देता है कि सर ने शायद तुम्हें लास्ट वार्निंग दी ना। तो ये बातें सुनने के बाद जैंगरी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उसके बाद वो जैंग पर चिल्लाने लग जाती है और उससे बोलती है कि अगर तुमने ये बात हुआन को बताई ना तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। और ऐसे कहकर वो वहाँ पर से चली जाती है। दूसरी तरफ लाओशी को एक अननोन नंबर से मैसेज आता है जिसमें कि उसे लिखा होता है कि वो हुआन से दूर ही रहे क्योंकि वो हुआन के लिए नहीं बनी हुई है। और उसको ये भी पता है कि लाओशी अपने डर्टी ट्रिक से हुआन को अपने जाल में फंसाने की कोशिश भी कर रही है। ये सारी बातें सुनने के बाद लाओशी थोड़ी सी टेंशन में तो आ जाती है, लेकिन वो उन सारी बातों को इग्नोर मारकर दोबारा से हुआन के साथ चली जाती है। थोड़ी ही देर पे वो दोनों स्केटिंग करने के लिए जा रहे होते हैं जहाँ पर कि लाओशी ठीक से अपनी लेस को नहीं बांध पाती है। तभी हुआन ही लाओशी की लेस बांध देता है। उसके बाद वो जैसे ही स्केटिंग करने के लिए जा रहे होते हैं तो लाओशी को बहुत ज्यादा डर लग रहा होता है। तभी हुआन उससे बोलता है कि एक टॉपर होकर तुम इससे डर रही हो, एक काम करो कि तुम मेरा हाथ पकड़ो, मैं तुम्हें आइस स्केटिंग करना सिखाता हूँ। और ऐसे कहकर वो उसे स्केटिंग करना सिखाने लग जाता है। कुछ देर स्केटिंग करने के बाद लाओशी गिर जाती है तो फिर उसके बाद हुआन उसकी चोट पर दवा लगाने लग जाता है और उसे अपना ध्यान रखने के लिए भी कहता है। हुआन की बातें सुनकर लाओशी को बहुत ही अच्छा लगता है। दूसरी तरफ येन अपने दोस्त के साथ बैठी होती है और उससे बोलती है कि तुम्हें पता है कि लाओशी के फादर नहीं है और वो अपनी मॉम पे और उसकी मॉम उसी पर ही डिपेंड है पूरी तरीके से। तो ये बातें सुनने के बाद जीतंग उससे बोलती है कि ये सारी बातें सुनकर मुझे लाओशी के लिए बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा है। तभी येन उससे बोलती है कि तुम उसकी चालाकी भी समझी नहीं हो, तुम्हें पता है कि वो हुआन के साथ क्यों है? क्योंकि हुआन बहुत ज्यादा अमीर है, उसके पैसे हड़पने के लिए वो उसके साथ है। मुझे हुआन को जल्दी से जल्दी ये सारी बातें बतानी पड़ेगी ताकि वो उससे सतर्क हो सके। दूसरी तरफ थोड़ी ही देर में जीतंग जैसे ही अपनी पिक्चर अपने प्रोफेसर को दिखाती है तो उसके प्रोफेसर वो उसके
पुरानी पिक्चर्स तो काफी ज्यादा पसंद आती है, लेकिन जो नई पिक्चर्स होती है वो उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है, इसलिए वो उसे रिजेक्ट कर देते हैं। इन चीजों को देखकर वो बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। तभी ये उसके सामने आती है और वो उसे मोटिवेशन देती है। थोड़ी ही देर में वो जो उसके गिफ्ट लेकर आई होती है वो उसे वो भी देती है। जीसंग उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसके बाद ये इनसे बोलती है कि तुम सच में एक बहुत अच्छे दोस्त हो। दोस्तों, लाओशी और हुआन काफी देर तक साथ में होते हैं। थोड़ी ही देर में लाओशी का घर आ जाता है। उसके बाद जैसे ही वो अपने रूम में जाने वाली होती है, तभी हुआन उसे रोकता है और उसके फेवरेट राइटर की उसे बहुत सारी बुक्स देता है। वो बुक्स देखने के बाद लाओशी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उन दोनों को साथ में जांगरी देख लेती है। उसके बाद जैसे ही लाओशी अपने रूम में जाने वाली होती है, जांगरी उसके सामने आकर उसे धमकी देने लग जाती है। थोड़ी ही देर में जैसे ही लाओशी अपने रूम में जाती है तो उसका मूड पूरी तरीके से खराब हो जाता है जांगरी की वजह से, और बेली को ऐसा लगता है कि उनकी डेट अच्छी नहीं गई है, इसलिए लाओशी का मूड खराब हो रखा है। तो थोड़ी ही देर में जैसे ही बेली लाओशी को उदास देखती है तो वो उसे बुक देती है और इस तरीके से वो अपनी फनी फनी बातों से लाओशी का मूड दोबारा से ठीक कर देती है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। बाकी का ड्रामा मैं आप सभी को नेक्स्ट एपिसोड में समझूंगी। तब तक के लिए बाय।